बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दिस इज सबसे आगे जस्ट बिगिनिंग। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। आज का आगाज़ जो होने जा रहा है ना शो का, वो सिर्फ हम अंग्रेजी में करेंगे। मेरा दिल कर रहा है आज अंग्रेजी बोलने का। अगर मैं कुछ कहीं पे गलत बोलूँ तो संभाल लीजिए। अच्छा, चलें शुरू करें। पूरा है कि नहीं। हाउ आर यू डूइंग बाय द वे? आई एम डूइंग ग्रेट सो फार। So far, and how was your transit or transaction? There was no transit and transaction yet involved, because when it comes to transaction, I've like. And what about transit? I'm feeling broke somehow. What about you're so broke that you cannot go to transit? Cannot go to. अब लोग कहेंगे ये क्या बोंगियाँ चल रही है। ये एक्चुअली हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। It happened with the actress मीरा। अब मीरा जो है आपको पता है, ऑफ एंड ऑन शी इज नोन फॉर सर्टन थिंग्स, जिसके हवाले से और खास तौर पे अंग्रेजी की वजह से तो बहुत जानी जाती हैं। हुआ ये है कि मीरा के ऊपर जो बरतानिया के दरवाजे हैं ना, वो बंद हुए। कुछ अरसा कबल जब वो जारी थी, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ सवाल किए, उन्होंने ट्रांजिट के बारे में पूछा, उन्होंने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। अच्छा, यानी कि उनके ऊपर बरतानिया जाने के दरवाजे जो हैं वो क्यों बंद हुए? इंग्लिश गलत बोलने की वजह से? गलत बोली, मुझे लगता है कुछ सवाल उन्होंने गलत समझ, उसका जवाब गलत दिया। बहरहाल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी वालिदा ने कहा है और ये इंटरव्यू में कहा है। जरा सुनते हैं। वहाँ से वीज़ा लग के आ गई थी। जब इमिग्रेशन होने लगी ना, उन्होंने क्वेश्चन किया तो इनको कोई फ्लूएंटली इंग्लिश की समझ नहीं आई। इन्होंने उसका आंसर कोई ऐसा दे दिया, सेंटेंस कह दिया, जिससे ना उन्होंने इन्हें बार बार पूछा तो इन्होंने वही क्वेश्चन दोहराती रही तो समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी 10 साल के लिए बैन। ट्रांजिट की जगह पे इन्होंने कहा कि मुझे ये बैंक की ना ट्रांजैक्शन मैंने करनी है। वो बार बार पूछे तो कहे जी मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए। मदर का या सिस्टर का या घर का कोई नाम पूछा जो इन्होंने सही नहीं, गलत बता दिया। इंग्लिश में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ना फिर उन्होंने 10 साल के लिए इसे बैन कर दिया। जो कि बेचारी मासूम मीरा जी। अब ऐसे थोड़ी होता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स, माना कि आपके लॉज बड़े सख्त हैं, बट आप थोड़ा समझ तो ले कि शी वाज एक्चुअली हैविंग अ प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी मसला है उनका। वैसे लेकिन अब ये मसला आई बिलीव हल हो गया है। 10 साल की पाबंदी खत्म हो चुकी है। अच्छा, 10 साल की पाबंदी, ये मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादती हो गई, अनफेयर हो गया मीरा जी के साथ। मीरा जी वी लव यू, आप अंग्रेजी बोला करें, खुल के बोला करें, कोई मसला नहीं है। एंड यहाँ पर हमारे लिए एक छोटा सा सबक ये भी है कि थोड़ी बहुत जो है ना अंग्रेजी हमें सीख लेनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं ना, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि बाहर इमिग्रेशन ऑफिसर्स और पाकिस्तान मीडिया में फर्क है ना। हम तो मजा ले लेते हैं थोड़ा चलते चलते। खैर जी, ये कर्टसी मुर्जा अली शाह साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से ऑपरेट करते हैं, वर्क्स विद अ प्राइवेट न्यूज़ चैनल। तो उनको ये इंटरव्यू दिया गया, तो हमने कहा जरा ये भी जरूर मेंशन करें। थैंक यू मुर्जा भाई, बड़ी अच्छी वीडियोज़ आपकी आती हैं। फॉलो योर टिकटॉक बाय द वे। अच्छा जी, आगे चलते हैं और कुछ फर्दर इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बात करते हैं। पाकिस्तानीज आर नोन फॉर सर्टन स्टंट्स। वैसे हम तो स्टंट दुनिया भर के दिखाते हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिलती है, या हम शेयर भी करते हैं। पाकिस्तानीज कुछ ऐसे स्टंट करते हैं भाई, हम हैरान भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और कभी कभी पशेमान भी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा एडवेंचरस पाकिस्तानी है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जब स्टंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, उनके पास गियर्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर बगैर किसी एहतियात के स्टंट्स चल रहे होते हैं। ऐसे एक स्टंट आपको दिखाते हैं, फिर आंख हॉस्पिटल में भी खुलती है ना। चलती गाड़ी की छत पर एक शहरी जो है वो पुशअप्स लगा रहा है, गाड़ी चल रही है, जस्ट लुक एट दैट। ये वायरल हो गया वीडियो। एंड देखिए हवा भी चल रही है, वजन भी इनका कम है। मेरा सवाल ये है कि ये आइडिया इस इब्ने आदम को किसने दिया कि यार तुम ये करो? ये कोई नई या पुरानी वीडियो है, वी आर नॉट श्योर, हमारे सामने आई। एक तो ये कि देखिए पब्लिक अवेयरनेस की बात है, ये क्या ही तरीका है? कौन इंप्रेस होगा इससे यार, अगर आप ये कर भी रहे हैं? खुदा न खास्ता आप फिसल जाएं, गाड़ी हिट हो जाए, सिर्फ खुद नहीं मरेंगे, साथ और जो लोग हैं उनकी जान को भी कॉज करेंगे। ये वाली चीज जो है ना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान में रखना। किसी को ये मोटरवे लग रहा है वैसे, या हाईवे लग रहा है कुछ ऐसा। अच्छा देखिए ना, उनका वजन भी कितना कम है, हवा तेज चल रही है, खुदा न खास्ता तेज हवा चल गई तो फिर क्या होगा? उड़ गए तो बहरहाल दोनों तरफ से खतरा है। इधर भी वजन कम है थोड़ा सा। ये ऐसी चीजें नहीं किया करें पाकिस्तानी, और अच्छे अच्छे काम किया करें। वैसे जो है ना, वो सर की हिफाजत करनी चाहिए। कल वैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई, आपको मालूम है वो जो एलॉन मस्क ने अपने बेटे को सर पे बिठा लिया, कंधे पे बिठा लिया। अच्छा, आजकल तो ना मैंने देखी है, आजकल एलॉन मस्क की हर जगह नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए थी क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ट्रेडिशनल सियासत जो है ना, या ट्रेडिशनल सियासतदान जो हुआ करते थे, बड़े सूटेड बूटेड होकर मीडिया के सामने आते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तब्दील होता हुआ हमें दुनिया भर में। यार ये बहुत ही अच्छा है, रियली लाइक इट। यहाँ पाकिस्तान में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, और यहाँ पे भी अच्छा। ये टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी हैं, बिलियनर है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, वन ऑफ देम। अपने छोटे बेटे को कंधे पर बिठाकर मीडिया टॉक की, एंड इट वाज वेरी क्यूट एक्चुअली। हमारे पास विजुअल है, जरा देखिए, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इसको, देख के दिखाइए।
ये देख रहे हैं। अच्छा ये हरकतें बच्चा क्या जो है कर ना, ये हरकत क्या कर रहा है? बस साबित हुआ कि अमेरिकी बच्चे में और पाकिस्तानी बच्चे में कोई फर्क नहीं है। अपने बच्चों को मत डांटा करे। हमारी जो बहनें हैं जिनके बच्चे हैं वो कहते हैं जी कि ये मत करो बेटा, ये मत करो, यहाँ हाथ नहीं लगाओ। आई होप ये हाथ जो है ना नाक से निकल के मुंह में ना चला जाए, मुझे डर ये लग रहा है। क्योंकि बच्चों का कुछ आता पता नहीं होता। बच्चे जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, एम्बैरस भी करवा देते हैं अपने पेरेंट्स को। लेकिन दुनिया का आप इस पे फोकस करें, आप उसको छोड़ हम इस पे फोकस करते हैं। This is very cute, बहुत ही क्यूट है। दुनिया के मामलात चला रहे हैं, मुल्क के मामलात चला रहे हैं इलॉन मस्क, और अपने बेटे को कंधे पर बिठाया हुआ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और हमने सोचा आपके साथ अगर इसमें हम इलॉन मस्क को फॉर द टाइम बीइंग अगर हम अमेरिका कहते और उनके बच्चे को इजराइल कहते तो भी गलत नहीं होगा। अमेरिका ने भी ऐसी इजराइल को अपने कंधे पर बड़ी बिठाया डीप हुआ बात कर है दी और वो जो आपने मर्जी करता रहे, उसको कोई परवाह नहीं है, बिकॉज उसका बगल बच्चा है ना। खैर ऐसा नहीं है फिल वक्त इस केस के अंदर, अदरवाइज ऐसा ही है। इलॉन मस्क का ये बच्चा, उनकी खूबसूरत सी हरकतें वायरल हो रही हैं और उन्होंने ओवल ऑफिस में जो सदर ट्रंप है उनके हमरा मीडिया टॉक की, और इस दौरान जब बच्चा बहुत ज्यादा उनको लगा कि लेफ्ट आउट फील कर रहा, उन्हें बच्चे को उठाया और कंधे पे बिठा लिया। और ये अच्छी एग्जांपल इस लिहाज से भी है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से पब्लिकली वैल्यू नहीं करते। आई रिमेंबर एक अवार्ड शो मैंने देखा, मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी को अपना बच्चा उठाया नहीं देखा। एक जैकी श्रॉफ, एक एक्टर है इंडियन, उनको मैंने, टाइगर श्रॉफ जो उनके बेटे अब हीरो हैं, उनको मैंने एक अवार्ड शो में अपने बच्चे को उठाए हुए देखा अवार्ड शो में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी अफेक्शन आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए। और आई थिंक इस तरह के विजुअल्स जो होते हैं ना, ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के ऊपर, यंग पेरेंट्स के ऊपर। तो वो दिन दूर नहीं जब मैं अपना बच्चा ऐसे मैंने कंधे पे अपनी बेटी को आप अपनी बेटी को बिठाएं और यहाँ लेकर आए ना, ये बड़ा अच्छा लगेगा। खैर बच्चों को नजर न लग जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। हम ना क्या कहते हैं, यूं करके यूं उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नजर उतारते हैं यूं करके, यूं वो कर देंगे हम, कोई मसला नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और कश्मीरी लड़की रुतबा शौकत की बात करते हैं, जो जिन्होंने 1 घंटे में 250 ओरिगामी कागजी कश्तियां बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और हर कश्ती उन्होंने पता है कितनी देर में बनाई होगी? ऑलमोस्ट 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर हर ये मुझे पता नहीं था, मैंने देख के बताया। बहरहाल जी 3 साल उन्होंने मेहनत की है, 2 मरतबा पहले भी कोशिश कर चुकी हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा मैं मेहनत करती रहूंगी, लगन उनकी जारी रही और कोई भी रुकावट जो है ना उनको रोक नहीं सकी है। ये कहानी जो है ना रुतबा की, इंतहाई हौसला अफजा इसके लिए है कि अगर जितनी मर्जी मुश्किलें हों, जितनी मर्जी रुकावटें हों, आपको लग रहा हो कि आप नहीं जीत पाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। रुतबा ने ये मुझे तो वो शेर जगजीत साहब ने गजल गाई ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको दे दो वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, मेरा वो बचपन, कागज की कश्ती वो बारिश की पानी। हाँ, एग्जैक्टली। तो खैर इट वाज इंटरेस्टिंग वीडियो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ तनख्वाहदार तबके की बात करें। अपनी बात करने लगे हैं, अपनी बात कर लें, रो रो के थक गए, टैक्स कम नहीं हो रहा है, रोज बात जी। रवा माली साल तनख्वाहदार तबका यानी कि हम सब लोग, आप और हम जो देख रहे हैं, जो सैलरीड लोग हैं, पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए हमने ज्यादा टैक्स दिया है। वज़ीर मुमलिकत बरे खजाना अली परवेज मलिक जो, हाँ ओ माय गॉड, कोई नहीं, ये दुख से बता रहे हैं और कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमने अभी किया भी था ना इसके पर सेगमेंट, तीसरा बड़ा तबका बन चुका है सैलरीड तबका जो है ना, सबसे ज्यादा टैक्स देने में। बहरहाल माली साल के पहले 7 माह की अगर बात करें तो सैलरीड तबका जो है उससे 285 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया और पिछले साल इसी अरसे में 185 अरब रुपए वसूल किए गए थे, यानी कि 100 अरब रुपए ये हुकूमत फखर से बता रही है। ये अफसोस की बात है, आपका वो तबका जिस बेचारे का टैक्स वैसे ही कट जाता है, आप उससे टैक्स लेके कहते हैं देखिए हमने बड़ा मार्का मारा है। आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं लोगों पे, डायरेक्ट लें लोगों से टैक्स, उसमें एग्रीकल्चर पे भी लगा है, रियल स्टेट भी उसमें आ रहा है, रिटेलर्स भी आ रहे हैं। अब उससे जब एक बड़ा नंबर आएगा फिर हम कहेंगे भाई हमारा टैक्स निजाम बेहतर हुआ है, या टैक्स लोग जब दिल से देना शुरू करेंगे कि स्टेट उनको वापस डिलीवर करेगी। सैलरीड तबका भी वो बेचारा तबका ना जिनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, जिनकी तनख्वाहें जो है ना वो बैंक अकाउंट में आनी है तो वो कट कर ही आएंगी, तो इसलिए उनका जो टैक्स है ना वो ज्यादा भी कट जाता है। बहरहाल जी हमने सोचा कि अपना भी नोहा थोड़ा सा रो देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और एक ऐसी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है? अच्छा नहीं, ये वाली नहीं करनी है, मुझे दुख हो रहा था ना बताते हुए, और मैं कही थी कि हैरानी भी नहीं होती है इस तरह की खबरें बताते हुए। लेकिन उससे पहले एक दूसरी खबर आपको बता देते हैं। इटली में माउंट एटना जो है वो एक मरतबा फिर से भड़क उठा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे लावा है, राख है, और इसने रात को जो आसमान है ना उसको ऐसे लगता है रोशन कर दिया, लेकिन ये एट द सेम टाइम बड़े स्केरी किस्म के मनाजिर होते हैं। ये आतिश फिशां से निकलने वाला दहकता हुआ लावा है जो बर्फपोश पहाड़ों पर बहने लगा है। कुदरत के शानदार लेकिन एज ऑफ टोल्ड खतरनाक मंजर है।
उसने देखने वालों को हैरान भी किया, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ये करीबी इलाकों में बाहर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि फ़िज़ाई सफ़र पर भी असरात पड़ने का खदशा। इस हवाले से नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है जो मुख्तलिफ ऐसे आतिशफ़शां हैं उनके हवाले से। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एट द सेम टाइम बहुत ख़तरनाक भी है, और उन लोगों के बारे में जो इस सिचुएशन में जाके रेस्क्यू करते हैं। मुझे नाम बताइएगा आप। हाँ, वो डेफिनेटली मेरे ज़हन में नहीं है। बहरहाल जी ये इस तरह के मनाजिर है जिनको अब आप टीवी पर देखें या दूर से देखें तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और हैट्स ऑफ उन तमाम लोगों को जो इस तरह की जगहों पर जाकर, इतनी डेंजरस जगहों पर जाकर लोगों को रेस्क्यू करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी हिम्मत। कल 2 पाकिस्तानियों ने पूरी कौम को रेस्क्यू किया। रिजवान और सलमान अली आगा वर दोस्त पाकिस्तानी। जब मैं मैच देख रहा था, जब 350 बने, मैंने कहा आप तो गए। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। वो तमाम लोग ना यहाँ पर आए और लाइन लगा के खड़े हो जो कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है। मिडिल ऑर्डर बताएं जी, कौन थे वो लोग जो कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है? यार वो वैसे कुछ हद तक ठीक ही कह रहे थे, लेकिन वी शुड पे ऑल द यू नो क्या कहना चाहिए। मैं भी ये बात कर रही थी, मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, मैं सबसे आगे खड़ी हुई होंगी। गलत साबित कर दिया जी हमारी टीम ने। लेकिन ये जो 2 पाकिस्तानी थे ना, जब ये रेस्क्यू करने के लिए आए, मुझे लगता है कहाँ रेस्क्यू कर पाएंगे। 350 का हदफ है, प्रेशर है, 3 विकेटें ऊपर चली गई, हम क्या करेंगे। एक तो फखर ने कल फिर प्रूफ किया कि जितनी देर आपने उनको बाहर रखा गलत किया। फिर उसके बाद हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन जब आए तो दे हैव प्रूवन कि भाई एक्सपीरियंस स्पीक्स, और ऐसे मैच को बचाया जाता है। जो 16 चौके सलमान अली आगा ने लगाए और कम बॉल्स के ऊपर ज्यादा रन बनाए, बेहतरीन मैच हुआ। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। फ्रॉम लास्ट बॉल तक आपने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में नहीं पहुंचा, ट्राई सीरीज के फाइनल चलो ये भी किसी फाइनल में तो पहुंचे ना। आपने अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं इस तरह की बातें। नहीं देखो, दो अच्छी टीम्स हैं, अगरचे कि थोड़ा स्ट्रेंथ का उनका है इशू, लेकिन अच्छी टीम्स को हम बीट करके, अच्छी एक टीम को बीट करके पहुंचे। अच्छा जी, बाबर आजम का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बाबर आजम ने एक बात की थी कि भाई मुझे किंग शिंग कोई ना कहा करो, अभी मैं खेल रहा हूँ, मुझे दुख हुआ ये पढ़ के। जब एंड खत्म करूंगा ना, जब रिटायर होकर जाऊंगा, तो ये तब हम देखेंगे कि मुझे ये वाली स्टेटमेंट बाबर की सुन के दुख हुआ। यू आर अ किंग बाबर, आपकी क्लास अपनी, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। रन ना करना चले फॉर द टाइमिंग, एक बैड पैच है। यू आर अ किंग एंड आई थिंक यू शुड बी। हाँ, थोड़ा मुझे लगा कि दिल बर्दाश्त हो गया। बाबर डाउन नहीं होना है, हम आपसे प्यार करते हैं, आपने अच्छा परफॉर्म करना। आउट क्लास, आपकी क्लास ही अलग है, और दुनिया भर में क्रिकेट के चाहने वाले जो है ना, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। बहरहाल सलमान आगा ने बड़ा जबरदस्त प्ले किया। हाँ, हमारे पास कुछ ग्लिम्स है मैच की, उसमें ये जबरदस्त कैच भी है। वैसे आपको पता है कल बड़ी गर्मा गर्मी रही मैच में, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बैटर नहीं, बेहतरीन फील्डर भी हैं, और उन्होंने ये जबरदस्त डाइव लगाकर एक कैच पकड़ा था। दिखाएं, लुक एट इट, लुक एट द एक्शन। 10 स्पोर्ट्स आपको ये एक्शन वैसे बराह रास्त दिखा रहा है, और हम इस पे ओह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, लवली। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई वो उसके अंदर बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और हम वो मूवी देखते हैं। मुझे वो मैट्रिक्स मूवी याद आ जाती है, वो जिस तरह से ना डक करने लगता है ना बुलेट्स को, उस तरह का थोड़ा सा इन्होंने टोनी डिजोर्जी का ये कैच था जो उन्होंने पकड़ा। और कल वैसे क्लासन के बारे में हमें खतरा था, फिर क्लासन ने वो कर दी हमारे साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच तो नहीं निकाल पाए। खैर जबरदस्त मैच हुआ कल, और इसकी और भी बहुत सारी हाईलाइट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। शायकीन भी कल अच्छे थे। फाइनली कराची में कुछ अच्छा शो हुआ मैच देखने के लिए, अच्छा क्राउड था, मतलब बेहतर था। कहना चाहिए कि अब लोग थोड़े अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो लोग आएंगे ना, डेफिनेटली। और अच्छी क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिलेगी तो लोग अगेन अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कैसे खेलेगी पाकिस्तानी टीम, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है ना, उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है। और ज़बरदस्त परफॉर्म करने के बाद सबसे बड़ा चेज कहा जा रहा है इसको पाकिस्तान की तारीख। पाकिस्तान की इस विकेट के ऊपर सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी, और सबसे बड़ा चेज भी है आई थिंक। सबसे बड़ा चेज बिल्कुल ऐसे। बहरहाल जी, जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा और मैथ्यू बरीस्के की भी 9 सेंचुरियां। टेम्बा ने 82 और मैथ्यू ने 83 रन की इनिंग्स के लिए। थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। As you like over extra. बेहतरीन shot. सिचुएशन ये है कि अब पाकिस्तान ने इस मैच को जीतने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान अब जुम्मे को, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन होना चाहिए, न्यूजीलैंड से खेलेगा। न्यूजीलैंड अक्सर चोक कर जाता है बड़े मैच। अच्छा, हाँ ये होता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी उन खामियों से सीखे ना, जो हमने पहले मैच में की थी, जिससे हम हारे थे। बड़ा जरूरी है सीखना, और आई होप ये जो फॉर्म बनी है पाकिस्तान टीम की, ये इस फाइनल में, ट्राई सीरीज के फाइनल के अंदर भी इसी तरह से कायम दायम रहे। हमने इसके ऊपर बात करनी है डिटेल के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक स्टोरी ऐसी जो कि जब भी आती है हम अपने आप से सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। करप्शन हमेशा पाकिस्तान का मसला रहा है पिछले कई सालों से।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अब ये कहती है कि इसमें मजीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। हमारी जो रेटिंग है वो मजीद ख़राब हो गई है 2 दर्जे, हम 133 से 135 पे चले। मैं यही बात करूंगी कि हैरानी नहीं होती है इस तरह, ये खबरें इस तरह की हैं कि इसके ऊपर हैरानी अब नहीं होती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से, और अगेन 135वें नंबर पर चला गया पाकिस्तान, 2 दर्जे मजीद तनज़्ज़ुली हो गया। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। क्या करप्शन में वाकई में इजाफा हो या फिर इस इंडेक्स के मुताबिक, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, क्या ये परसेप्शन में इजाफा हुआ है या वाकई में हमारी करप्शन जो है वो मजीद बढ़ गई है? उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये जरा हम जानने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा जानते हैं इस बारे में। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी, थोड़ी सी रहनुमाई करिएगा। करप्शन परसेप्शन में इजाफा हुआ है या वाकई में जो करप्शन है वो इंक्रीज हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्या समझें हम? देखिए, परसेप्शन है यकीनन, क्योंकि ये इनके जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एजेंसीज होती हैं वो काम करती है सेक्टर्स में, दुनिया के ममालिक में, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं। तो ये किसी का परसेप्शन ही होता है। ये कहना कि डेफिनेटली ये सिचुएशन है, ये तो गलत होगा, लेकिन परसेप्शन ये है। ठीक ठीक। ये कैसे इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को, मईशत को, स्टेट को, ये परसेप्शन? जी, ये सारे इनके बहुत से सेक्टर्स होते हैं जिसको ये देखते हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइज को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग को देखते हैं, जुडिशियल सिस्टम की वर्किंग को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उसको देखते हैं, इस सब चीज़ों को देखते हैं। और हर एक को देखने के बाद फिर एक ओवरऑल जो फिगर है वो तो जो आपने बयान कर दी है वो है हमारा नंबर जो है। और हर एक जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर भी नंबरिंग है, और उसमें तो कुछ में तो बेहतरी भी हुई है। ये नहीं है कि हर एक में खराबी है, सही है। लेकिन जैसे साहब हम जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं? पुअर गवर्नेंस को हम कहें कि ये ठीक नहीं है, या फिर जो हमारा एहतसाब का निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, वो ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये परसेप्शन बढ़ता जा रहा है? देखिए, इंसाफ अगर नहीं होगा मुल्क में तो करप्शन होगी। अगर जो इकोनॉमिक जो है वेलफेयर नहीं होगी लोगों की तो करप्शन होगी, क्योंकि जो अगर आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा और खाएगा। ये जब तक कि ये एक वेलफेयर सिस्टम आपके मुल्क में नहीं होगा उस वक्त तक ये करप्शन तो रहेगी हर सूरत से। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ जो हमारे मुल्क में है वो ये कि हमारे मुल्क में लोगों का जो कैरेक्टर है, मॉरल कैरेक्टर, वो बहुत ही गिरा हुआ है। वो अपने पसंद के लिए, अपने मकसद के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। मसलन अब आप ये देखें, फर्ज किया किसी का बेटा का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब वो ये नहीं करेगा कि जाकर के वो पता करे कि क्या बात है और जो कुछ करना है उसको करेक्ट करे। वो पता करेगा, किसी पुलिस ऑफिसर को देखेगा, किसी को देखेगा कि उसको करो, ये करो, वो करो। ये जो चीज हमारे जहन में आती है ना कि जो सिस्टम का जो तरीका है उसको नहीं चलने देते, उसको अपने मकसद में मोड़ देते हैं। जैसे सब इंडिविजुअल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रियासत कुछ हद तक तरबियत करती है अपनी सोसाइटी की, अपने माशरे की, अपनी आवाम की, और वही ये सब चीज़ें सिखाती है? अगर आप किसी इदारे में जा रहे हैं, वहाँ पर पैसे देकर काम हो रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि जल्दी एक इंसान फारिग होकर चला जाएगा, तो आप पैसे देके कहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो अगर दूसरी तरफ से ये चीज़ नहीं होगी, अगर कोई रिश्वत नहीं लेगा, तो आपको नहीं लगता कि फिर देने वाला भी घबराएगा और उसको डर होगा कि ऐसा नहीं करना, अगर करूँगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए, इसमें एक तो इनएफिशिएंसी भी होती है और करप्शन इनएफिशिएंसी की वजह से भी आती है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा तो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक है। अब हमारे कोर्ट्स के अंदर जो मैं जजेस की बात नहीं करता हूँ, मैं ये जो ऑफिस का जो काम होता है हमारे जजेस का कोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर आपको अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो हमारा जो क्लर्क जाएगा, तो वो जब तक के 50-60 रुपए नहीं देगा किसी को, वो आगे काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा। ऐसी है। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं इसका मुकाबला मैं आपको करता हूँ कि मैं एक दफा एक केस के लिए सिंगापुर में गया था कुछ वर्ष पहले। सिंगापुर तो हाईएस्ट है ना, वो तो सबसे बेहतर है, सारी दुनिया के मुल्क हमारे सबसे बेहतर है। वहाँ जब मैं हाई कोर्ट में गया तो वहाँ देखा कि हाई कोर्ट में सिर्फ 2 विंडोज थी। ओके। एक विंडो में आप जाके अपनी एप्लीकेशन रख देते हैं और हट जाते हैं वहां से। उसके बाद फिर दूसरी विंडो में आप चले जाते हैं, वो बता देते हैं 15 मिनट के बाद आ जाइए, 20 मिनट के बाद। वहां पे जाए तो वहां पे आपको उसका जवाब मिल जाता है।
आप लोगों से मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं होती, काम ऑटोमेटिकली। यानी कि आप जैसा कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं सारे प्रोसेस के अंदर, इस वजह से ये जस्टिस सिस्टम में हमारे हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कैसे कम कर सकते? यूजुअली बाकी शोबों में तो जैसा हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर रिश्वत नहीं लेता, कंप्यूटर ले आए ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगी। ये जस्टिस सिस्टम के अंदर कंप्यूटर क्या कर सकता है? देखिए यहाँ पे भी मैंने मिसाल दी आपको, उसमें अंदर लोग काम कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये है कि पब्लिक के साथ डीलिंग में जो आदमी काम कराने जाता है उसमें पब्लिक की डीलिंग में आपको जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनसे कम से कम ताल्लुक हो आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई और की पॉइंट्स जिस पे जैसा आप रोशनी डालना चाहें कि स्टेट को इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए जिससे हम कम से कम अपना परसेप्शन भी बेहतर करें और एज अ नेशन ओवरऑल अपना इमेज दुनिया में अच्छा करें? अब देखिए ये इस दफा हमारे जो पब्लिक सेक्टर में जो है सबसे तनज़्ज़ुली उसमें आई है, पब्लिक सेक्टर में उसमें करप्शन बहुत डिक्लाइन, बड़ा जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर चूंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर वो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बिजनेस सारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर को जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजाज़त दें तो उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं इसके अंदर, और ब्यूरोक्रेट्स उनको बेइंतहा तंग करते हैं। सही। और जब तक कि वो अपने पैसे नहीं दें या सिफारिश नहीं करवाएं तब तक उनका काम नहीं होता। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है। तो ये सब चीजें जो है इनको अगर आप देखें तो सही हो सकती है। अब सिंगापुर भी तो ईस्टर्न कंट्री है ना हमारी तरह, ईस्टर्न मुल्क है, वहाँ पे भी चाइनीज लोग हैं, इंडियन लोग हैं, मलेशियन लोग हैं, सब हैं, लेकिन वो हाईएस्ट है सबके ऊपर। इस वजह से कि उनका निज़ाम बड़ा सख्त है। और मैं एक मिसाल आपको सिंगापुर की दूं। मैं एक बार सिंगापुर में गया जब ये ली कुआन यू के बाद वापस जब वो आ गए यहाँ मुल्क में आ गए, वो तो अब खैर मर गए, तो उस जमाने में गया तो वहाँ पे जो टैक्सी से जा रहा था तो वहाँ पे उस जमाने में बहुत पहले की बात है, तो उस जमाने में मैं सिगरेट पीता था, तो मैंने सिगरेट का पैक जो है टैक्सी के विंडो से बाहर फेंक दिया। अच्छा। जो उसने टैक्सी फौरन बंद कर दी और उठ के खड़ा हो गया, जाके बाहर गया, जाके सिगरेट का पैकेट उठा करके जाके डस्टबिन में फेंक करके वापस आ गया। जी। ये क्या बात है? तो वो कहता है कि साहब यहाँ पे मैं नहीं करूंगा तो मुझे $500 मुझ पे फाइन हो जाएगा। ओह माय गॉड। ठीक है। और ये छोटी छोटी मशकें हैं और मुझे लगता है वहाँ फाइन्स की जरूरत नहीं पड़ती होगी जिस तरह से कौमें ट्रेन हो जाती हैं। जैसा थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का शुक्रिया। बतौर कौम अब हम इसकी बात करें, पिछले 10, 12, 15 सालों में जब से हम स्क्रीन पे यही सुन रहे हैं, यही देख रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी अगर मैं शुरू कर दूं, मैं अपने आप को देखना शुरू कर दूं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं करना जो मुल्क को गलत कॉज करे, तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं एक इकाई हूँ, एक यूनिट हूँ, मुझसे ही माशरा ये जो सोच है ना कि मेरे एक कूड़ा बाहर फेंकने से क्या होगा, एक एक करके अगर 25 करोड़ भी यही सोच रहे हैं ना, तो फिर 25 करोड़ का कूड़ा जो है ना बाहर ही पड़ा हुआ होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले अपने घर से शुरू करना। हम दुनिया का अनफॉर्चुनेटली दुनिया का कूड़ा बनते जा रहे हैं। दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, आपने ऐसी बात कर दी है, दिल पे लगी है ना, लगनी चाहिए सब पाकिस्तानियों के, ताकि हम अपने आप को ठीक करें सारे। हमारा दुनिया में इतना बुरा इमेज क्यों जा रहा है, हम इतने बुरे हैं नहीं। इस पे हम बात करते रहेंगे। लोग भी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तान। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने, बल्कि हमारा अगला मौजू भी इसी हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, पैसे कमाते हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बड़ा शदीद ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं कल भी किसी से डिस्कस कर रहा था, पाकिस्तान में शायद उनकी मेहनत का वो रिवॉर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से जाते हैं, लेकिन एक लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानीज एक बैकबोन के तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करें टफ टाइम्स के अंदर, कोविड के अंदर। तो अगर वो ना होते तो मुझे लगता है शायद मईशत बिल्कुल कोलैप्स कर जाती। फॉरेन रेमिटेंसेस की अगर हम बात कर लेना तो ये मईशत के लिए, हमारी मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और 17 अरब डॉलर से ज्यादा आई बिलीव उन्होंने इस मरतबा रेमिटेंसेस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भेजा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ये नहीं आएंगी तो हमारी मईशत जो है ना वो कोलैप्स भी कर सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अहम पॉइंट जो ये है डिस्कस करने वाला कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी मईशत के लिए, क्या उनके मसाइल को हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है या नहीं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ऐसा है या नहीं है? सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को
को एक तो उन मसाइल के बारे में बात करने के हवाले से डिस्कस करें और फिर स्टेट क्या इनिशिएटिव ले रही है इस पे भी हम बात करें, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूएस पर मंथ, हमें अगर इतना बड़ा रेमिटेंस का एक नंबर आ रहा है तो उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। दे डिजर्व इट, दे आर नॉट लेसर पाकिस्तानीज, मे बी आई पर्सनली बिलीव दे आर ग्रेटर देन अस, बेटर देन अस, जो पाकिस्तान को सर्व करें। खैर इसी को हमने एड्रेस करना है। आज हमारे साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन सैयद रजा साहब स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। हमने कहा एक तो मसाइल पे बात करते हैं, सोल्यूशन पे बात करते हैं और स्टेट कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, सब पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। आप कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ग्लैड टू हैव यू जी। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। थोड़ा सा अपनी मैं चाहूँगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को पता भी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन है इसका क्या मैंडेट है, किन खतूत पे काम करती है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ हम टीवी का कि उन्होंने आज ये मौका दिया है कि हम ओवरसीज़ के मतलब बात कर सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन का क़याम 1979 में हुआ और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी वेलफेयर है। उनके वेलफेयर के सिलसिले में जो भी चीज़ें हैं वो ओपीएफ उनको ओवरलुक करता है। राइट। सो बुनियादी तौर पर हम अगर इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात करें, कंट्रीब्यूशन तो उनका बहुत बड़ा है मुल्क की मईशत के अंदर। फिर मैं एक चीज़ का बहुत क्रेडिट देता हूँ कि अपनी फैमिली से दूर, अपने देश से दूर बाहर रहते हैं, एफर्ट करते हैं, वो एक नॉलेज होनी चाहिए। हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को हल करने के लिए? कोई की इशूज़ जो आपके सामने आते हैं, स्टेट उनको कैसे सॉर्ट कर रही है, प्लीज़ इस हवाले से बताइए। सबसे पहले तो देखें जी, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं जब देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, तो बहुत सारे लोगों को तो ये क्लैरिटी नहीं है कि ओवरसीज़ का क्या रोल है पाकिस्तान की मईशत में। वो कहते हैं जी पैसे तो अपने घरों को बेचते हैं, को हमें बेचते हैं या स्टेट को बेचते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो पैसे अपने घरों को बेचते हैं, किसी को नहीं देते। मगर जब वो पैसे बेचते हैं तो आप पाकिस्तान के पास डॉलर्स आते हैं जिससे हम दुनिया से डील करते हैं। जब बाहर दुनिया से हम खरीदारी करते हैं, जब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर रुपीज़ नहीं एक्सेप्ट होते, डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, दूसरा जो जब फॉरेन एक्सचेंज के बदले में उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट रुपीज़ देती है, जो उनको रुपए मिलते हैं वो वापस इस मईशत में इस्तेमाल होते हैं और इस मईशत का पहिया चलता है। बिल्कुल सही। तो उनका एक क्लीदी रोल है। अभी आपने जो रेमिटेंस की बात की, 17.8 बिलियन 6 महीने की रेमिटेंस है। अगर आप ओवरऑल और दिस टाइम माशाल्लाह से इससे पहले जो हमारी रेमिटेंस थी पर एनम 30+ बिलियन की थी। दिस इज फर्स्ट टाइम कि 36 बिलियन को इंशाल्लाह हम लोग टच करेंगे। अच्छा, आपने रोल की बात की ना, बहुत सारे लोगों को रोल का पता ही नहीं है ओवरसीज़ के, कि वो किस तरह से सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को। लोगों को उनके मसाइल का भी नहीं पता। वो कहते हैं ओवरसीज़ के क्या मसले हैं। अब ओवरसीज़ के जो चीदा कुछ मसाइल जिनका हमें पता है कि उनके अगर केसेस आ जाएं तो वो जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, उनके घरों का मसला, उनके घरों पर कब्जे हो जाते हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल हैं। आप थोड़े से उनके जो टॉप मसाइल हैं उनका जिक्र कर दें और ओपीएफ उनको हल करने के लिए कहाँ पर स्टैंड करते हैं? जी देखिए जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को यही कहता हूँ कि ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए आपको पैसे नहीं खर्चने। सिर्फ ओवरसीज़ के मसाइल को हल करने के लिए आपकी तवज्जो चाहिए। ठीक। अगर आपकी तवज्जो होगी ना तो ओवरसीज़ के मसाइल जो है ना दिनों में हल हो सकते हैं। और ये बात मैं आपके तवज्जो से बताता चलूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो फुली अवेयर है ओवरसीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनसे, और उनके हल के लिए पूरे वसूख से काम हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे जो मेजर इश्यूज फेस करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आप उनका हल देखेंगे। अभी आपने जिक्र किया ओवरसीज़ की जायदादों पे कब्जे का, और ये बहुत बड़ा एक मसला है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी छोड़ दिया कि उनके जी कब्जे हो जाते हैं। जी। तो इस हिस्से में जब मैं ओपीएफ में आया तो पहला काम ही हमने यही किया कि एक ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट का बिल जो कि सेनेट से पास हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं सालिक चौधरी साहब का और ओपीएफ की टीम का। सब ने मिलकर मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त वो कानून पास हो चुका है। अच्छा, वी आर इन प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वो स्पेशल कोर्ट्स का मैंडेट क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होगी। आप सिविल कोर्ट से बाहर निकल आए हैं और वो कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर जो केस उनके पास आएगा उसका फैसला करेगी। ठीक है। और अगर अपील में जाना होगा
तो 15 दिन का टाइम है, फिर अपील हाई कोर्ट में होगी। ये सिर्फ ओवरसीज के केसेस ही ओवरसीज के केसेस के स्पेशल कोर्ट्स लिए, आई विश पूरे पाकिस्तान के लिए हो, बट ये ओवरसीज के लिए। और अगर आप हाई कोर्ट में अपील है तो वहाँ भी 90 दिन ही है। अच्छा। और इसमें एक और खूबसूरत बात यह है कि जो ओवरसीज हैं उनको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज से, अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से थ्रू वीडियो लिंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक वक्त में ओवरसीज की वोटिंग राइट्स के हवाले से बड़ी बात हुई थी और फिर बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही उसमें, फिर फैसला यहाँ पे आके रुका कि हम कुछ नशिस्तें मखसूस कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी की नुमाइंदगी। अब ये मामला कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं। ये एक इशू ऐसा है जिस पे अभी बात हो रही है और ये समझ आनी चाहिए, क्योंकि इस पे मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे तो मौजूदा हुकूमत भी मुत्तफिक थी कि मखसूस नशिस्तें हो जाएं, उस पे लोग उनकी बस मुत्तफिक है ना, करें इसको। हम तो ये कहते हैं कि मुत्तफिक ना रहे, आगे चलें, तो करें वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये यहाँ पर बैठे हुए लोगों के मसलों का पता ही नहीं है। ये आप बेहतर बता सकते हैं, उनको पता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर असल में मसाइल, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? देखें, एक तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के इश्यूज भी पता है, और दूसरी बात यह कि हम ओवरसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूके से हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि यूके में ओवरसीज़ के मसाइल क्या हैं। और चूँकि मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का चेयर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का वाइस चेयर मैं रहा हूँ। स्मॉल बिजनेसेस यूके में जो कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस उनका प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो बात यह है कि एक 20 साल का अरसा है और मैंने पहले बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ OPF में 2013 से 16 तक। तो अच्छी अवेयरनेस है जो ओवरसीज के इश्यूज हैं, उनके जो मसाइल हैं। ठीक है। और जो बाहर लोग बैठे हैं वो चूंकि उन्होंने जरा दुनिया ज्यादा देखी है, उनको ज्यादा समझ है इन चीजों की। ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान की भी ये नहीं कहा सकता कि ला ताल्लुक है। अब तो मीडिया सब कुछ बताता है जी, हमसे ज्यादा उनको पता होता है। बहुत सारे पाकिस्तान में वाकयात के हमारे बाहर से रिश्तेदार मैसेज करते हैं ये कहाँ हुआ है, क्या हुआ। ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जब हम टीवी पे वहाँ कुछ चीज देख लेते हैं या सोशल मीडिया पे, तो जब पाकिस्तान रब्ता करते हैं तो इनको नहीं पता होता। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त एक सवाल है हमारे पास, वो ये जो मोबाइल फोन्स लेकर आते हैं मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका दौरानिया 2 महीने है, आईफोन्स वगैरह लोग लेके आते हैं, इसको को बढ़ाया भी गया है, इस पे क्या डेवलपमेंट है? बढ़ाने की बात है, पर मैं जैसे पहले आपने वोटिंग राइट्स की बात की ना, तो मैं हक में नहीं हूँ कि वोटिंग राइट कोई मैकेनिज्म ऐसा समझ नहीं आता कि जिसके जरिए आप ओवरसीज पाकिस्तानी वोट दे सकें। अगर देना है हमें तो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, ठीक है, ताकि हम ओवरसीज के मिसाइल को भी हम उनको भी हल निकाल सकें और पाकिस्तान को भी सर्व कर सकें। अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में आके मैंने अपना आईफोन ऑन किया है, हफ्ते बाद वापस चला गया हूँ, तो वो 4 महीने वाला क्लॉक चलता रहेगा उसको मुझे फिर नेक्स्ट टाइम फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसको कैसे बदले फिर? इस पे कोई तो देखें, ये टैक्स जो लगाया गया है पिछली हुकूमत में, ये बहुत ही गैर जरूरी और फरसुदा किस्म का टैक्स है, और बहुत ज्यादा टैक्स है। इसकी कहीं आपको नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया में मेरे पर्सनल यूज का फोन है, मैंने जिस मुल्क में मैं रहता हूँ मैंने खरीदा है, मैंने इसका टैक्स पे किया है, और मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मुझे दोबारा आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं इस पे मेरे पर्सनल फोन पे, कहीं दुनिया में मुझे बता दें। और ये बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत पाकिस्तान इस पे गौर कर रही है। इंशाल्लाह अप्रैल में। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि अगर आप जैसी फाउंडेशन का सरबराह भी रिक्वेस्ट ही करेगा, आपको तो निगोशिएट करना चाहिए। आपके पीछे तो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो आप जाके उनसे बात करें कि भाई ये गलत हो रहा है। तो क्योंकि आप एक बॉडी है ना, मैं अपनी शिकायत आपके पास लेकर आऊंगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? सर बात की है, सुन भी रहे हैं। इनफैक्ट जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आपको पता है मईशत कहाँ खड़ी है। जो कुछ हमारे मुल्क की मईशत के साथ हुआ है पिछले चंद सालों में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ पे और स्ट्रांग हो जाते हैं हम अगर पाकिस्तानी बरामदात से ज्यादा अगर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं जो मईशत में हिस्सा डाल रहे हैं, तो उनके मसले, स्पेशली ये वाले मसले, इस चीज की अवेयरनेस देखें ना। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ, आपने बुलाया, आप ओवरसीज पे बात करें। यही चीज हम चाहते हैं कि अवेयरनेस आए कि ओवरसीज का क्या रोल है। जैसे कोई चांसेस हैं कि अगले 2-3 महीनों में इस पे कोई डेवलपमेंट हो जाए? मोबाइल फोन वाला कन्वेंशन भी होने जा रहा है जी इस बारे में। अप्रैल में एक ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही है। ओके। और दुनिया भर से ओवरसीज आएंगे, वो दिन हम ओवरसीज का सेलिब्रेट करेंगे। और जो ओवरसीज के मेजर इश्यूज हैं, मुझे अल्लाह के घर पे पूरी उम्मीद है, और ये हुकूमत भी पूरी तरह से डिटर्मिन है, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी तरह से डिटर्मिन है कि जो ओवरसीज के इशू हैं वो रिजॉल्व करने हैं। वो चीज़ें प्रोसेस जारी है, और जब ये कन्वेंशन होगा तो ऐलान नहीं होंगे,
उस दिन बताया जाएगा कि ये मसाइल आपके हल हो चुके हैं और आज से नाफिज़ुल अमल है। अच्छा, आप चूंकि खुद भी एक बिजनेस पर्सन है और बिजनेस काउंसिल्स का मुख्तलिफ अच्छे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा भी रहे हैं, पाकिस्तानीज़ के लिए इस वक्त क्या मौके हैं बाहर दुनिया में बिजनेस करने के लिए? आईटी में तो आई बिलीव यू डूइंग गुड, लेकिन मजीद पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे यहाँ। देखें जी, स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस, थोड़ा इस हवाले से बताइए। देखें सर, अपॉर्चुनिटीज़ हर तरफ हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन है, मैं कहता हूँ ब्रेन गेन है। अगर हम वहाँ जाके कुछ लर्न कर रहे हैं ना तो वापस ये मुल्क नहीं सर, ही है। इतने कम दे बंदे ही नहीं रहे कमर साहब, इधर से तो जा रहे हैं सारे। सर देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? आप अच्छे अच्छे लोग इंग्लैंड ले जाएंगे, अमेरिका ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ये तो देखें ना, हमें फिर एक सीरियस किस्म का रेवोल्यूशन चाहिए। आपने PIA कैसे तबाह हुई, स्टील मिल कैसे तबाह हुई, इस तरह से जो सरकारी इदारे हैं कैसे तबाह हुए हैं, क्यों नहीं हम प्राइवेट बिजनेसेस को फलने फूलने देते हैं? क्यों हम गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं? यही रीज़न है कि ओवरसीज यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो करते हैं कि इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, दूसरे मुल्कों से आ जाए। जो हमारा अपना पाकिस्तानी है जो यहाँ से बाहर गया हुआ है, उसका क्या माइंड है? वो क्या यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता? मैं पहले तो गुजारिश मेरी ये है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं ना, इनको सपोर्ट किया जाए। आपके पास बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके मतलब SIFC से बात हुई है, इंशाल्लाह वन विंडो सोल्यूशन ओवरसीज़ को देंगे, वो आए अपने मुल्क आके इन्वेस्ट करें। और ये जो कोर्ट्स की बात अभी मैंने अर्लियर आपसे की है कि स्पेशल कोर्ट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो इससे भी उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल होगा। टाइम पीरियड रखा गया है ये स्पेशली ये कोर्ट्स वाले मामले कोर्ट्स जो है ये कानून बन के गजट हो चुका है। राइट नाउ वी आर इन प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कोर्ट, और ये भी मैं आपके तवज्जो से खुशखबरी दूं, इट्स मैटर ऑफ मंथ और हाफ। चलें, अल्लाह करे हो जाए। और SIFC का आपने तज़किरा किया, बड़ी अचीवमेंट्स हैं SIFC के ऊपर। मजीद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि SIFC, क्योंकि मैंडेट अच्छा है, पीछे मुकम्मल सपोर्ट है, तो होना चाहिए। वन क्विक आंसर, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि हम 1 मिलियन कर्ज देंगे उन नौजवानों को जो बाहर जाना चाहते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब उन्होंने कहा हम स्किल भी करेंगे ताकि बाहर जाके बेरोज़गार बाहर जाके ना रहें। आप किस हद तक मुतमईन है बीइंग द हेड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, और क्या आने वाले वक्त में हम समझें कि हमारी एक अच्छी तादाद जो यहाँ पे काम नहीं कर रही बाहर जाके एक मौसर लेबर फोर्स के या वर्क फोर्स के तौर पे सामने आएगी? देखें जी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस वक्त इस साल फर्स्ट टाइम हमारी रेमिटेंस जो है ना वो 36 बिलियन होने जा रही हैं। जो प्रोग्राम प्लान है कि अगले 5 सालों में ये रेमिटेंस 60 बिलियन हो। अब 60 बिलियन कैसे होनी है? एक तो हमने अपने लोगों को, जो लेबर है हमारी, मैन पावर है, उसको स्किल्ड करना है। ठीक है। फिर जो सर्टिफिकेशन है, फर्ज किया आपने यहाँ पढ़ा है तो आपका सर्टिफिकेट की एक्सेप्टेबिलिटी हो बाहर, यूरोप में भी, मिडल ईस्ट में भी, हर तरफ, वेस्ट में भी। तो इन चीज़ों पे काम हो रहा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी चीज़ों में बेहतरी आ रही है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और गवर्नमेंट आप देखें किस मुश्किल से मुल्क को निकाल हमारी के बेस्ट विशेस आपके भी, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की भी साथ हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे मसाइल हल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन मसाइल का शिकार भी हैं और फिर सारी बात है रिप्रेजेंटेशन भी है आपकी। तो अल्लाह करे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। मसाइल हो ही ना, हल क्या हो? जब होंगी नहीं तो फिर हल क्या? मसले होते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि तरजीह दी जाए उनके मसाइल को, सो दैट एज सुन एज पॉसिबल उनके मसाइल हल हो तो वो खुशी खुशी ज्यादा पैसे भी भेजेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए, अच्छा हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं? हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रेडियो को। रेडियो आपको पता है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसके इर्तक़ा को के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माशरती असरात को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि आपको याद है, मेरे से बेहतर वैसे ये बता सकते हैं क्योंकि ये खुद भी एक RJ हैं और हमने आज मधु भी एक RJ को ही किया है रेडियो की अहमियत के ऊपर, उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करने के लिए। ज़रा बताएं, आप तो पता नहीं कब से 1944 से कर रहे हैं रेडियो। पाकिस्तान बनने की अनाउंसमेंट आई विश मैं करता, लेकिन मैंने की नहीं है। ख्वाहिश मेरी ज़रूर रही है। रेडियो पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के रेडियो की तो एक हिस्ट्री है, हमें मालूम है, बल्कि बड़े सगीर की, और अब भी दुनिया भर में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे रेडियो की बड़ी इज्जत भी है, तकरीम भी है, अहमियत भी है। इवन अमेरिका में या इंग्लैंड में हम अगर बात करें, दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान में भी न सिर्फ खबरें पहुँचाने का एक अहम जरिया है, बल्कि लेट 90s के अंदर जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आगाज़ हुआ, FM का आगाज़ हुआ, तो उसने तो जैसे एक डायमेंशन तब्दील करके रख दी। और कई हमारे जैसे जो न्यू कमर्स थे, जिनको मालूम नहीं था कि हमने कम्युनिकेशन की दुनिया में कैसे आगे जाना है, कैसी सपोर्ट हमें मिली FM रेडियोज़ की सूरत में, हम आए,
अपने अपने किरदार अदा किए, लोगों के दिलों में जगह भी बनाई, आपने बहुत प्यार भी दिया। और पाकिस्तान में एक क्या कहना चाहिए, एक वेव चली FM रेडियोज़ की। और एज आयशा वाज सेइंग कि शी इज़ बीन अ लिसनर, और बहुत सारे लोग ऐसे कहीं ना कहीं हम सब रेडियो अब भी सुनते हैं और सुनते रहे हैं। तो हमारे लिए देन बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, बीइंग अ प्रेजेंटर भी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ लिसनर भी इंपॉर्टेंट है। सना हमायूं आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप लेट नाइट रेडियो चैनल्स को सुनते हैं पिछले 10 साल से कम वी आर वर्किंग ऑन सेम रेडियो, और रात के वक्त लोगों का कहना चाहिए ना कि जो लोग सारा दिन की परेशानियों से तंग होकर रेडियो लगाते हैं। अच्छा, मैं खिराजी तहसीन पेश कर दूं एक तो रेडियो को जो बूम की आप बात कर रहे थे, आप रुक गई थी फिर मैंने खुद ही पेश कर दिया। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वो जो बूम आया था ना उस टाइम पर, मैं खुद भी लिसनर रही हूँ सना की, और मैं एक फ़ैन भी रही हूँ, आई स्टिल एम। लेकिन अब वो रेडियो सुनने वाला ज़माना जो है ना वो गुजर गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सना डिजिटल मीडिया ने, पॉडकास्ट हो गए और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। आप भी ये तब्दीली फील करती हैं? सबसे पहले तो वेलकम आपको। ये तब्दीली आप भी महसूस करती हैं? थैंक यू आयशा, थैंक यू मानी। आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सीरियसली लेट नाइट शो के बाद। बट थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस रेडियो डे हियर। डेफिनेटली डिजिटल मीडिया ने रेडियो की उस तरह से लिसनरशिप में मैं कहूँगी मुतासर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी रेडियो एक बहुत प्रेस्टिजियस मीडियम है। जिस तरह अखबार की एक इज्जत है ना, इसी तरह मैं कहती हूँ कि रेडियो की आज भी इज्जत है। रेडियो का जो लिसनर है ना, वो जो मज़ा लेता है ना, जेन जी कह लें या न्यू जनरेशन डेफिनेटली अब उसको डिजिटलाइज कर चुकी है, वो ज़्यादा ट्रेंड में कर जा चुकी है। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि जो रेडियो सुनने का लुत्फ है ना, ऐसे लिसनर्स हमारे पास अच्छा, आज जो भी अटेंशन स्पैन की हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ना अटेंशन स्पैन स्पेशली जेन जी का बहुत कम हो गया। कुछ हद तक हमारा भी कम हो गया, हम भी ज़्यादा देर तक ना कहते हैं ये ड्रैग होना शुरू हो गया। लेकिन जो रेडियो का लिसनर है, अगर 1 घंटे का 2 घंटे का शो है ना, वो सुनेगा पूरा, क्योंकि वो रेडियो का लिसनर है। ये तब्दीली आपको कैसी लगती है कि ये इस अटेंशन स्पैन के शॉर्टन होने ने रेडियो लिसनर को अफेक्ट नहीं किया? व्हाई एंड हाउ? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आपको मिक्सचर मिल रहा है ना। रेडियो शोज आजकल सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू ऑल काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, गॉसिप, ट्रेंड्स, मीम्स आप डिस्कस करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एज वेल। मैं आज भी कहूँगी कि रेडियो में एक आरजे का कंटेंट बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको ब्ला 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 स्पीड से बोलना आता है तो यू कैन बिकम आरजे। जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आरजे होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ ब्रॉडकास्टर आप लोग खुद समझते होंगे कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक लफ्ज़ भी आपका कुछ ऐसा चला गया कि जिससे अगर कोई एस्ट्रे हो रहा है या कोई ओपिनियन मेकिंग कर रहा है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट। क्योंकि रेडियो और टीवी में एक बहुत मेजर फर्क है जो मैं समझती हूँ। रेडियो की लिसनरशिप का इम्पैक्ट ना आपका बहुत पर्सनल है। टीवी इतना पर्सनलाइजली आपके ओपिनियंस को नहीं करता, क्योंकि टीवी अक्सर मकाम पर आप या तो फैमिली के साथ देख रहे होते हैं या एक ग्रुप एक्टिविटी है, बट रेडियो इज़ अ वेरी पर्सनल एक्टिविटी। तो रेडियो जो ब्रॉडकास्टर है ना, ये आई थिंक मानी ने और मैंने हमने पहले रेडियो शायद शौकिया ही शुरू किया होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि यार हमारी वो फजूल सी बातें जो हम कह देते हैं वो लोगों पर कितना इम्पैक्ट। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 10 मिनिमम मैं कह रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात जो मेरे लिसनर्स थे वो इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर, रेडियो चैनल्स के ऊपर, आपके भी होंगे, तो इम्पैक्ट तो करता है। हम भी किसी को सुन के आए होंगे ओब्वियसली, ये इट्स अ प्रोसेस। टू बी अ गुड रेडियो प्रेजेंटर क्या चाहिए आपको? एक अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, दे यूज्ड टू लिसन टू यू। बहुत सारे आशिकों को और लेट नाइट रेडियो सुनने वालों के जख्मों पे लेट नाइट रेडियो प्रेजेंटर्स नमकपाशी भी करते हैं या मरहम भी रखते हैं, दोनों। तो हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर, क्या क्वालिटीज अगर देखें आपने आशिकों के लिए बनना है तो आपका दिल टूटा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने एक रेगुलर आरजे बनना है जो कि आपको एक पॉजिटिव गुड कंटेंट दे, जो कि एक अपलिफ्टिंग कंटेंट दे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अनलिमिटेड डोज ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए और आपकी नॉलेज बहुत होनी चाहिए। लाइक आपको गॉसिप का भी पता होना चाहिए, आपको ट्रेंड्स भी पता होने चाहिए, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, आपकी अपनी लाइफ में क्या रिलेटिविटी है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है टीवी हो, रेडियो, कोई भी मीडियम, रिलेटिविटी सेल्स आउट। जहां पर लोगों को लगता है ना 24 आवर जॉब हम ये कह सकते हैं, ऑल द टाइम यू हैव टू बी कनेक्टेड। लगता है ना कि आयशा तो बिल्कुल मेरे जैसी बात कर रही है, या आयशा के साथ मानी के साथ बिल्कुल वही हुआ, ये तो बिल्कुल वो बात कर रही है जो याद है मैं उधर कर रही थी। तो रिलेटिविटी
quality sells out. If you want to be a good RJ, good broadcaster, be relative. यूनिकनेस आपकी अलग होनी चाहिए, स्टाइल आपका होना चाहिए। अच्छा, जो कॉलर्स आपके पास आते हैं उसमें तब्दीली आई है बाय द टाइम? पहले दूसरी तरह के कॉलर्स थे, क्या रंग बिरंगे कॉलर्स आते हैं आयशा। अब जो तब्दीली है उसके बारे में जरा मुझे बताइए। समटाइम्स ये होता है कि एक आरजे से ज्यादा उसके शो के कॉलर्स मशहूर हो जाते हैं, 2-3-4 कैरेक्टर्स, और ये सब हम चल रहे होते हैं हमारे साथ साथ। अभी भी आई थिंक ये सवाल का जवाब मानी देंगे, क्योंकि मेरी शो में डिलिबरेटली कॉल्स नहीं है। क्योंकि एक तो वो टाइम बहुत ऑकवर्ड है, और उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मैं मोनोलॉग करती हूँ ताकि लोग सुन सके, लोग अपनी फीडबैक ना दे सके। अच्छा, आपने मोनोलॉग का जिक्र किया, हम चाहेंगे कि एक मोनोलॉग हम सना से करवाएं, बड़ा जरूरी है, मैं सुनना भी चाह रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा चलें, लोग जरा विजुअलाइज करते हैं ना सुनते हुए, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, यार कैसे स्टार्ट करते हैं। एक लाइव कॉलर भी आएंगे। मैं आई विल बी द लाइव कॉलर। ओके, आई एम नॉट रियली गुड विद द लाइव कॉलर्स। ओके, यू स्टार्ट योर शो, जस्ट वांट के लोगों को एक स्पाइस मिल जाए वो वाला। अच्छा, How you start? तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों। बिल्कुल जनाब, ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी आपको गम भी देती है, ज़िंदगी आपको खुशियाँ भी देती है, ज़िंदगी आपको चॉइसेस भी देती है कि खुशी और गम एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। आपने ज़िंदगी में क्या चुनना है, इट्स ऑल योर चॉइसेस दैट टेक्स यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। अरे वाह, चले, सो बीच में कॉल आ गया, आई एम द कॉलर। कॉलर आ गई। पिक अप द कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। सना बाजी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। अच्छा, मानी बात कर रहे हैं टोमाटेक से। अब मेरी पसंद का गाना चला देंगी? मानी, आपको सबसे पहले बता दी चलूं, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, पर हमारा फरमाइशी शो नहीं है, तो रेडियो पे जो आपको सुनने को मिल रहा है ना, दिस इज व्हाट वी कैन प्रेजेंट। बट एनीवेज, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। आप देखने में भी बहुत प्यारी है। अच्छा, टिपिकली द थिंग्स वी गेट, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त को सलाम कह दें, या मेरी किसी को बर्थडे विश। अच्छा, मजे की बात पता है क्या मानी, शुरू में मैं इस प्रेजेस को बड़ा सीरियसली लेती थी, वाकई ऐसा ही है मेरी आवाज। फिर जब मैंने मानी के शोज सुने, फिर मैंने जब और प्रेजेंटर्स के शोज सुने, सबको यही बातें, मैं ये लॉयल लिसनर्स, एंड आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली सेइंग दिस कि यार आप सबको कहते हैं, तो ये तो नहीं, मैंने भी यही बोलना शुरू कर दिया था कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो आप सबको कहते हैं जिसको। अच्छा, एज अ करियर कैसा है रेडियो, टू यू नो पैसे वैसे कमाने के लिए ठीक है? नहीं ठीक, नहीं फुल टाइम करियर, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी हम आना चाहते हैं, हम कमाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं इसमें, आप इस पे नहीं, अगर आपने फुल टाइम रेडियो करियर बनाना है तो फिर अपना रेडियो स्टेशन खोले, फिर आपके लिए वो करियर होगा। अंडररेटेड है, इसको मजीद इसके ऊपर काम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि रेडियो प्रेजेंटर्स की कोई क्वालिटी नहीं है, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब जिसने मीडिया का स्टार्ट लेना ना कि हम मीडिया में कुछ आजकल नहीं है, हमने एक बहुत अच्छे टाइम से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारी तरबियत हुई है। मैं कहूंगी कि मीडिया में आके अगर आप इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर या फिर टीवी ब्रॉडकास्टर, आपकी वो ट्रेनिंग फेज से गुजरना आपको जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है। लेकिन सना, लोगों के पास जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो रेडियो को क्यों चूज करें? अगर वो ज्यादा पैसे भी वहां पर कमा सकते हैं, तो वो रेडियो को क्यों? मेरे ख्याल में शौक को पूरा करने के लिए, शौक के लिए, शौक या बेहतर कम्युनिकेशन के लिए। आयशा, मुझे लगता है कि रेडियो हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक डोपामिन है, इट्स अ नेचुरल एड्रेनलिन रश है। जब आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है ना, जब आप डायरेक्ट एज अ सेलिब्रिटी और एज अ फैन कनेक्ट होते हैं, वो जो एक फीलिंग है ना, वो यहाँ बैठ के आपको शायद 2 घंटे बाद उसका फीडबैक मिले। बट रेडियो पे जो स्पॉन्टेनियस आपको फीडबैक मिलता है ना, इधर आप बातें करें, इधर आपने कोई कमाल की लाइन बोल दी, याद है आपको हुआ कोई बहुत ही फनी वाकया जो होते ही रहते, रोज ही कुछ ना कुछ हो जाता है। अपने इतने भंड हो जाते हैं कि हमें अब माशाल्लाह से 10-15 साल हो गए रेडियो पे, लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो की उस कुर्सी पे बैठने की नर्वसनेस आज भी होती है, और लोग आपकी ओपनिंग्स और क्लोजिंग से बहुत रिलेट करते हैं। सना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाई, हमने थोड़ी सी मेमोरीज थोड़े से टाइम में शेयर की। हम कोशिश करेंगे सना के साथ किसी बड़ी लंबी नशिस्त में बैठें और हम रेडियो की बातें करें। सो somehow, as I always say, when the fun comes true, then the people like you start styling with the shining sound. It's still there. I am Mani, not on radio, on TV. एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर देगी वॉचिंग।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। अब वक्त आ गया है कि हम उस मामले की बात कर लें जिस पर पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है, बहुत खुश किया है हमारे लड़कों ने हमें। सैफ अली की सीरीज, ट्राई सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इसका अहम तरीन मैच था जो कि सेमीफाइनल की अहमियत इख्तियार कर गया था। कप्तान रिजवान और सलमान अली आगा ने वो करके दिखा दिया है कि अच्छे अच्छे जो है ना उनके पसीने छूट गए थे, पसीने छूट गए, रिकॉर्ड बना दिया भाई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। शानदार सेंचुरियां दागी दोनों ने, कैप्टन वाइस कैप्टन ने, और साउथ अफ्रीका के जिसे कहते हैं ना जबड़ों से फतह छीन लिया। आज तो हम ये कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती है, या तो ये बिल्कुल ही नहीं खेलते हैं अच्छा, या फिर ऐसा खेलते हैं कि ना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देते हैं। प्रोटियस जैसे जो चोकर्स मशहूर हैं, लेकिन ऐसे इस मैच में चोक करेंगे आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि 350 एक बड़ा कंफर्टेबल एक टारगेट था। ऊपर से 3 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की, बाबर आजम आउट हो गए, फखर आउट हो गए, तो लग नहीं रहा था। लेकिन जब ये पेयर आया तो मुझे लगा इस पेयर ने कुछ किया तो किया, लेकिन नहीं होगा। मिडिल ऑर्डर को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जनाब। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसने जबरदस्त परफॉर्म किया है। सलमान आगा और रिजवान साहब, उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं की जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओपनर्स के आउट होने के बाद। तो इसके ऊपर हम तज्जिया कर लें। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ वनडे के अंदर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया, चौथी विकेट की शराकत का रिकॉर्ड बनाया, और क्या वर्ड नॉट, दोनों ने सेंचुरियां भी कर ली। हमारे साथ इस वक्त हसन रजा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, कम उम्र प्लेयर के तौर पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने दुनिया भर में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हमने कहा जरा इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जाने, ये क्या सोच रहे हैं। वैसे हसन भी कह रहे थे जीत जाते हैं तो सब सेट हो जाता है। वो कहते हैं ना, हार जो होती है वो यतीम होती है, उसका कोई बाप नहीं बनता, और जीत जो होती है उसके सभी वारिस बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लैड टू हैव यू। कैसी अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है ये मैच हुआ है और ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है। ओवरऑल देखें तो स्टैट्स तो पूरी दुनिया में आप लोगों को पता लग जाते हैं। सेकंड में जब मैच होता है, इसकी जो मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब हारते हैं तो लोग जो हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब जीतते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट यही थी कि सलमान अली आगा जो है वाइस कैप्टन है, और हम कब से बात कर रहे हैं कि सैम अयूब जब इंजर्ड हुए हैं उनके बाद जो है हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली, मगर फ़खर जमान जैसे प्लेयर हैं वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं जब खेलते हैं स्टार्टिंग में आगे नए बॉल से। तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट पार्टनरशिप लगी है। नंबर 4 और 5 के बैटर्स जो है वो पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से नहीं मिल रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल शो किया कल दोनों बैटर्स ने। पहले ये बात समझाए ना, हम ऐसे क्यों हैं? हम जब बिल्कुल तवक्को नहीं होती है हम बहुत अच्छा खेल जाते हैं, जब हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे बिल्कुल ही हम एक्सपेक्टेशन collapse कर देखें जाते हैं। पाकिस्तान टीम में तो रहती हैं, और इसमें यही होता है कि गेम प्लान क्या है आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप T20 में आपकी डिफरेंट क्रिकेट होती है, आप 50 ओवर्स गेम में खेलते हैं, डिफरेंट क्रिकेट होती है, और टेस्ट क्रिकेट अगर देखते हैं तो वो डिफरेंट क्रिकेट होती है। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से उस प्लेयर को उस मुताबिक खेलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ अपनी बॉलिंग पे हम बात करें। हसनैन कल आए, हादसाती तौर पर आए इंजरी की वजह से हारिस की, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रहे। और फिर मजे की बात, खुशदिल जो सबसे इकोनॉमिक थे उनसे पूरे ओवर ही नहीं कराए रिजवान ने, और 350 बनवा दिए। थोड़ी सी हमें हमारी बॉलिंग स्ट्रेटजी पे कमेंट कीजिए, उसको आप कैसे देखते बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, हमारी विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है। हमारे पास जो है बॉलर्स जब से हारिस और नसीम शाह, और जब ये पेयर बना था बॉलिंग का एशिया कप से अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग पेयर था उनका, मगर कंसिस्टेंट ये दुनिया में लीग्स खेलते रहे, इंजरी का शिकार होते गए। इनका पेस काफ़ी रिड्यूस हो गया है। शाहिन शाह को देखेंगे जोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तानी पिचेस पे ये होता है कि बैटिंग पैटर्स पिचेस हैं, यहाँ पर आपको स्लो ऑन करनी पड़ती हैं, कटर बॉल करनी पड़ती हैं। हसन अली एक टाइम में आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो बॉल कर रहे थे बड़े पेस से रिदम से आए थे। तो यही प्रॉब्लम है कि आप 50 ओवर के गेम जो है वो बॉलिंग से जीतते हैं। अगर दुनिया क्रिकेट में बात करें आप, राशिद खान जैसे बॉलर हैं, वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं दुनिया के लेग स्पिनर, वो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं तो अफगानिस्तान की टीम जीतती है। मुजीब वगैरह स्ट्राइक एंड बॉलिंग करते हैं तो वो आपकी बॉलिंग से टीम जीतती है। अपनी विकेट्स का तो हमें पता है ना, फिर हम अपनी सिलेक्शन पे क्यों नहीं तवज्जो दे लेते हैं? अपनी विकेट का हमें पता है। देखें दो स्पिनर्स हमारे जिता रहे हैं, लेके आते हैं, हम रिलाई करते हैं खुशदिल के ऊपर, जो कि मैं तो एक पार्ट टाइम ही स्पिनर कहूंगा। एग्जैक्टली पार्ट टाइम ही एज अ ऑलराउंडर है वो पार्ट टाइम, मगर फिर भी पहले शदाब थे एशिया कप में, आपके जनरल लेग स्पिनर थे, उसामा मीर थे लेग स्पिनर, वो आए। ओवरऑल देखें तो आपके पास 3 या 4 बॉलर्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी विकेट टेकिंग बॉलिंग करें और मैच विनर बॉलर हों अकॉर्डिंग टू द विकेट। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में हम खेलते हैं तो बैटिंग पैटर्स पिचेस हैं, यहाँ पर तो क्लासन जैसे बैटर्स आगे आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। और जब आप देखें कि डेब्यू टर्न में जो मैथ्यू ने जो 150 रन किए, साउथ अफ्रीकन बैटर, पहला मैच खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। दूसरे मैच में भी देखें आप किस तरह से दुनिया के पहले बैटर बन गए, दुनिया के पहले क्रॉस कर गए। ये आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं उनके। और इसमें बॉलिंग में आपको चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं बॉलर्स जो है वो अपने यूटिलाइज करने पड़ेंगे। पड़ेंगे। और अगर आप 350-400 रन भी कर देंगे
बैटिंग में तो आप कर देंगे, जिस तरह रिजवान ने, सलमान आगा ने, कोई एक खड़ा हो गया तो बना देगा, वो बना देगा, मगर जब अगेंस्ट बॉलिंग आएगी तो बॉलिंग में आप अपने मैच में किस तरह से फतेह हासिल करेंगे। एक पैटर्न ये भी नजर आता है ना कि एक वक्त आता है हमारी बॉलिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, एक वक्त आता है हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, और हम फिर उसी पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन हमें नजर नहीं आता, दोनों मिलके अगर करें, लाइक बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है, तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे याद है 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके अंदर हम बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस था, शाहीन और ये सब लोग बड़ा परफॉर्म कर रहे थे। इस वक्त आपको, हमें तो बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी खामियां ही नजर आ रही हैं, सिलेक्शन के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं, तो हम रिलाई फिर किस पे करेंगे इस मरतबा? देखिए, रिलाई तो हम भी बैटर्स पे कर रहे होते हैं। रिजवान लीड कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। अगेन वही बात आती है कि हसनैन को भी आपने चांस दिया, आपने फ़हीम अशरफ को भी चांस दिया, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के लेके आए, हुजूर शाह आ गए। ये डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं अभी। जब बांग्लादेश लीग हो रही थी वहाँ पर ये परफॉर्म करके आए। उससे पहले अहमद वसीम हमारे ऑलराउंडर थे, उनको भी बड़ा यूटिलाइज किया गया। शादाब एज ए ऑलराउंडर के तौर पे आए। एशिया कप हम वहाँ से हारे, T20 हम यूएस जैसी टीमों से हारे थे। यही चीज़ है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होती बड़ा रहती दुख है। होता है ये यूएस वाली बात हम नहीं करते यहाँ पे। यूएस वाले प्लेयर्स देखें, जब से पाकिस्तान को हराया है, सारे प्लेयर गुना यूएस मिलता है, के हसन वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल रहे हैं। जनाब। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अच्छे हो गए ये तो खैर हम कहते हैं ना, हम स्टार बनाते हैं, दुनिया को हम स्टार्स स्टार बनाते हैं और स्टार बनते भी हैं, मगर डजंट मैटर कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनकी एक्साइटमेंट ऐसी है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट में है, कि जहाँ पर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून होता है और वहाँ से प्लेयर तवज्जो दीजिए। अच्छा, न्यूजीलैंड की थोड़ी सी बात करते हैं। एक विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, पहले मैच में हमें हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां न्यूजीलैंड के पहले मैच में की जो फाइनल हमारा जुम्मे को है उसमें हम ना करें, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? देखें, कॉम्बिनेशन तो अच्छा बना हुआ था। अगेन वही वाली बात है कि जब 330 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, केन विलियमसन आउटस्टैंडिंग कैप्टन है न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में। फिल्मिंग के बाद जो है ये कैप्टन ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी टीम को संभाला भी दिया और उसके बाद फिर वो एज ए बैटर्स टीम को लेके चले। कैप्टनसी करना एक अलग चीज होती है, जैसे बाबर कैप्टनसी में थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, कैप्टनसी को संभाल नहीं पा रहे थे। अभी भी नहीं कर पा रहे हैं ना, कुछ प्लेयर अभी भी नहीं संभाल पा रहे हैं, मगर एक्सपेक्टेशन से हैं कि वो 100 रन करें, 150 रन करें, मगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अच्छा, बाबर की क्योंकि बात करें, उनका कल एक बयान भी आया, उसका हमने जिक्र किया था कि वो कह रहे हैं मुझे किंग शिंग ना कहा करे। क्या वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं? एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा जो तवक्का से ज्यादा जब प्रेशर किसी प्लेयर पे आ जाता है ना, फील करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रेशर भी ज्यादा बढ़ता है प्लेयर पे। अच्छा, वो न्यूजीलैंड वाली बात आप कर रहे थे, न्यूजीलैंड वाली मैं बात कर रहा था कि वो फिलिप्स जैसे बैटर्स हैं, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। वही बात है कि 303 रन आपने किए, मगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके जो सेनेटर बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो उन्होंने रिजवान को एलबीडब्ल्यू किया था उस मैच में, स्लो पिच को रीड कर लिया था, स्लो ऑन बॉल करते हैं। यही चीज़ है कि अगर स्ट्राइक, अब जो मैच जीते हैं हम यही इसी वजह से जीते हैं कि हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है। सलमान आगा क्रीज पे ठहरे थे और उनके साथ रिजवान ठहरे थे, वहाँ से आप मैच जीते हैं। तो न्यूजीलैंड जो है उसकी फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग है। जब भी न्यूजीलैंड जीती है तो फील्डिंग की वजह से जीती है मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान को भी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। पिछले मैचेस में रनआउट उन्होंने जो है वो मिस किए थे, कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। किसी एक प्लेयर का आप 30-40 रन पे कैच ड्रॉप कर देते हैं तो वो फिर 150 रन का प्लेयर होता है। ऑफ कोर्स, वैसे तो अच्छा, हसनैन की कल जो इंक्लूजन थी, आप क्योंकि जब एक प्लेयर कुछ अरसे तक नहीं भी खेल रहा होता, हम कहते हैं इसको क्यों कैरी कर रहे हैं, इसको खिलाएं। जब खिलाते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव निकलता है। हारिस भी कोई खास इकोनॉमिकल तो कभी भी नहीं रहे, एक्सपेंसिव है लेकिन विकेट टेकिंग है, पेस है उनके पास। हसनैन के हवाले से इन पर्टिकुलर क्या कहेंगे? आपको क्या लगा कल हसनैन को देख के? क्योंकि वीव हर्ड के टेक्निकली तो नहीं पता, आप लोग बताएंगे कि नसीम भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी के बाद, और शाहीन के भी एक्शन के अंदर को थोड़ा इशू है जिसकी वजह से उनका बॉल प्रॉब्लम हुआ था, जब ऑपरेट के बाद वापस आए नहीं हो पा रही उनसे। तो जरा हसनैन पे क्या आपका टेक है? हसनैन देखें बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर है और बिग बैश खेल के आएंगे। जितने भी फास्ट बॉलर होते हैं उनको वो सरफेस चाहिए होता है जहां पर वो फास्ट बॉलिंग अच्छी करें और वहां पर सीम स्विंग हो। ये पाकिस्तानी पिचेस हैं, आपको पता है कि यहाँ पर आप जितना भी शॉर्ट बॉलें कर लें, लगा लें, उतनी तेज ही गोरे जो है स्लैश करके शॉट को मारते हैं, क्योंकि बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस हो रही है, डायमेंशन चेंज हो गई क्रिकेट की। मॉडर्न क्रिकेट में जो है अगर 140 से एक बॉलर बॉल कर रहा है तो एक नेट प्रैक्टिस पे आप इंडोर में जाके 150 पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस चीज की। तो ये जो हाथ से निकला हुआ बॉल होता है वो बहुत इजीली लगता है आपको। ये कितना मोराल हाई करेगा ये जो जीत है पाकिस्तान की? एक तो कल के मैच के लिए भी और फिर पहला मैच भी हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के साथ ही है। कितना मोराल अप करेगा एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कल के मैच? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक टीम वर्क हो जाता है। जब टीम जीतती है तो उसमें सारी खामियां आपकी दूर हो जाती हैं और जब हारती है तो उसमें से 11 प्लेयर्स होते हैं, सबकी खामियां निकलती हैं। तो वो 2 प्लेयर्स थे, नंबर 4 और नंबर 5 के, रिजवान और सलमान अली आगा, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को एक लिफ्ट किया है, एक होप दिए कि हम सबको होप दिए कि हम क्रिकेट पे डिस्कशन आगे करते रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। वैसे तो क्रिकेट स्टैट्स प्लेयरों के बताते रहेंगे कौन अच्छा खेल रहा है। वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल गेम है हम कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच का फैसला क्या आ रहा है?
ये मैच बड़ा अच्छा होने वाला है और एग्जैक्टली पाकिस्तान का जो ये लास्ट मैच हुआ है वो वहां से कमबैक करके वापस आए और होम क्राउड, होम कंडीशंस, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एडवांटेज जाता है कि वो ये फाइनल जीतेंगे। 70-30, 60-40, 50-50 70% पाकिस्तान के हाथ में है। हाथ में ये मैच हाथ में है, क्योंकि इतनी लंबी पार्टनरशिप आप लेके गए। आपने कल के मैच में रिकॉर्ड ब्रेक भी किए हैं, जो कि पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट रन चेज भी की आपने और सेकंड 4 और नंबर 5 के बैटर्स थे पाकिस्तान के जिन्होंने हदफ पूरा किया है। इससे पहले सईद नवाज, आमिर सुलेमान बड़े प्लेयर्स आए थे। तो ओवरऑल लेकिन इट्स अ ग्रेट कमबैक, बड़ी अच्छी ताज़ा हवा का झोंका है, हमें ऐसा लग रहा है। हसन भाई थैंक यू वेरी मच, पहली दफ़ा आपसे ऑन सेट मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। इंशाल्लाह आई होप कि ये सिलसिला जारी रहे और हम क्रिकेटिंग डिस्कशंस को लेकर चलते रहें। 10 स्पोर्ट्स आपको बराह रास्त एक्शन दिखा रहा है और हम इस पे तबसरे और तजिए लेकर आ जाते हैं। जुम्मे को अहम मैच है भाई, नमाज शमाज पढ़िए, दुआ कीजिए। आई होप जो हमारी टीम है ना वो होम ग्राउंड समझ के खेले। वक्त प्रोग्राम का हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।